हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन छठा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? छठा चैप्टर। और छठे चैप्टर के अंदर अपन ने खाद्यान्न वाली क्रॉप्स कंप्लीट कर चुके थे और दलहनी क्रॉप्स अपन ने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। दलहनी क्रॉप्स में अपन ने दो पढ़ ली, उड़द पढ़ ली थी और मूंग पढ़ ली। आज पढ़ेंगे बेटा अपन मोठ। क्या पढ़ेंगे? मोठ। क्रॉप का नाम डाल लो, मोठ। मोठ पढ़ेंगे। कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे? मोठ। मोठ का वैज्ञानिक नाम है बेटा इग्ना एकोनिडिफोलिया। क्या है? विग्ना एकोनिडिफोलिया। कुल की बात करूं, कुल का सोल तो मैंने पहले ही बता दिया कि दलहनी वाली क्रॉप्स करीब सभी फैबेसी कुल की हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें वो भी भारत है। अब आता है इसका महत्व कि महत्व क्या है। मोठ को क्या नाम से बीकानेरी गुजिया बनती है ना, तो मोठ की बनती है बेटा। किसकी बनती है? मोठ की बनती है बीकानेरी गुजिया, जो देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसकी जो मोठ की हरी फलियाँ होती हैं उनसे सब्जी बनाई जाती है। और मोठ का जो भूसा होता है पशुओं के लिए बहुत स्वादिष्टमंद होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और मोठ के अंदर 18 से 22.5%, कितने प्रतिशत? 18 से 22.5% मोठ के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। मोठ को बीकानेर में है, नागौर में है, जोधपुर में है, आदि जिलों में इसे मोठ को उगाया जाता है। अब पढ़ेंगे क्या नाम से? वैज्ञानिक नाम लिखो मोठ का। वैज्ञानिक नाम मोठ का वैज्ञानिक नाम विग्ना एकोनिडी, विग्ना एकोनिडिफोलिया, विग्ना एकोनिडिफोलिया एल। अब आती है इसकी कुल। कुल क्या है इसका? फैबेसी। क्या बेटा? फैबेसी। पहले की किताबों में लेगुमिनेसी था, वो भी लिख लो, लेगुमिनेसी। अब आता है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। उत्पत्ति स्थान लिख लो भारत। अब आता है इसका महत्व कि क्या महत्व, यानी मोठ की फसल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 18 से 22.5%। लिख लो, मोठ में 18 से 22.5% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है बेटा? 18 से 22.5% मोठ के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। आगे लिखो, मोठ की बीकानेरी गुजिया। कौन सी गुजिया? बीकानेरी गुजिया। मोठ की बीकानेरी गुजिया देश विदेश में प्रसिद्ध है। देश विदेश में प्रसिद्ध है। कौन? अरे मोठ बीकानेरी भुजिया नाम जार कहीं पूछ लो। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबको बीकानेरी भुजिया पसंद होती है। और यदि क्वालिटी की बात की जाए तो बीकानेरी भुजिया की जितनी क्वालिटी आती है शायद किसी और नमकीन की आती हो। इसमें कोई मिलावट नहीं होता है और भुजियों की तुलना में और नमकीन की तुलना में। अब आता है मोठ का सूखा चारा। मोठ का सूखा चारा। मोठ का सूखा चारा
पशुओं के लिए लाभदायक होता है, पशुओं के लिए लाभदायक होता है। यानी मोठ का जो सूखा चारा होता है वो पशुओं के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। क्या होता है बेटा, वो लाभदायक होता है। आगे लिखो, मोठ की हरी फलियों से, मोठ की हरी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। यानी मोठ की हरी फलियों से क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। आगे लिखो, राजस्थान में मोठ को कहां कहां उगाया जाता है, बीकानेर है, जोधपुर है, नागौर है, इन सभी में उगाया जाता है। जैसलमेर है। राजस्थान में मोठ को बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर आदि जिलों में उगाया जाता है। आदि जिलों में उगाया जाता है। क्लियर? ये हो गया मोठ का महत्व। यानी मोठ में कितनी प्रतिशत प्रोटीन, 18 से 22.5। मोठ की बीकानेरी भुजिया बहुत ही प्रसिद्ध है। देश विदेश में भी मोठ की बीकानेरी भुजियाएं प्रसिद्ध है। उसके बाद में मोठ का सूखा चारा पशुओं के लिए लाभदायक होता है। मोठ की हरी फलियों से सब्जी बनाई जाती है और मोठ को राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर आदि जिलों में उसे उगाया जाता है। अब पढ़ेंगे जलवायु। क्या पढ़ेंगे बेटा, जलवायु कि मोठ के लिए कौन सी जलवायु उत्तम रहती है और कितना डिग्री सेल्सियस से तापमान चाहिए। लिखो, जलवायु यानी जो मोठ की फसल है वो कौन सी जलवायु की फसल है, शुष्क एवं गर्म जलवायु की फसल है। कौन सी जलवायु की फसल है बेटा, शुष्क एवं गर्म जलवायु की फसल है। देखो, मोठ की फसल के लिए, मोठ की फसल के लिए गर्म और शुष्क जलवायु, कौन सी, गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। यानी गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी पैदावार मिलती है। किससे, मोठ से। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। आसानी से उगाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब, इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से इसे उगाया जा सकता है। किसको, मोठ को। मोठ की अच्छी वृद्धि के लिए, मोठ की अच्छी वृद्धि के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 से 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री, कितने डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। उपयुक्त रहता है। यानी मोठ की फसल के लिए कौन सा, गर्म और शुष्क जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से आसानी से उगाया जा सकता है।
और मोठ की अच्छी वृद्धि के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या रहता है, उपयुक्त रहता है या सर्वोत्तम माना जाता है। अब पढ़ेंगे मृदा। जल निकास युक्त कौन सी मृदा चाहिए, दोमट या बलुई दोमट, लिख लो मृदा, लिखो। मोठ के लिए जल निकास युक्त कौन सी मृदा, दोमट या बलुई दोमट मृदा, दोमट या बलुई दोमट मृदा, दोमट या बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी कौन सी मृदा चाहिए, जल निकास युक्त दोमट या बलुई दोमट मृदा मोठ के लिए क्या होती है बेटा, सर्वोत्तम होती है या उपयुक्त मानी जाती है। अब पढ़ेंगे इसकी क्या नाम से, उन्नत किस्में, मोठ की उन्नत किस्में। मोठ की उन्नत किस्में जैसे जड़िया है, ज्वाला है, काजरी मोठ 1 है, काजरी मोठ 3 है, RMO 40 है, और क्या नाम से RMO 40 है, RMO 257 है, RMO 435 है। ये सारी क्या है, मोठ की वैरायटी है। उन्नत किस्में, उन्नत किस्में, उन्नत किस्में पढ़ेंगे, लिखो इसमें जड़िया, ज्वाला, काजरी मोठ 1, काजरी मोठ 1, काजरी मोठ 2, सॉरी 3, काजरी मोठ 3, RMO 240, RMO 257, RMO 240, RMO 257, RMO 435, RMO 435 और मरुबहार विकास, मरुबहार विकास आदि। जड़िया हो गई, ज्वाला हो गई, काजरी मोठ 1 हो गई, काजरी मोठ 3 हो गई, RMO 240 हो गया, RMO 257, RMO 435, मरुबहार विकास आदि। ये सारी वैरायटी किसकी वैरायटी हो गई बेटा, मोठ की वैरायटी हो गई। अब पढ़ेंगे मोठ की बीज दर। क्या पढ़ेंगे, मोठ की बीज दर एवं बीजोपचार। हेडिंग डाल दो, मोठ की बीज दर एवं बीजोपचार, बीज दर एवं बीजोपचार। यदि मोठ की अपन शुद्ध फसल की बुआई कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब उसमें किसी दूसरी फसल का बीज नहीं मिला रहे हैं, ओनली सिर्फ मोठ की बुआई कर रहे हैं, तो कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि अपन मिश्रित बुआई कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब दूसरी फसल का भी बीज मिला रहे हैं, तो कितने बीज की आवश्यकता होती है, 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। बीजों की बुआई करने से पूर्व एक कौन सी दवा आती है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा आती है। कौन सी दवा आती है बेटाओ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की जो दवा आती है उसको 100 ppm का घोल बनाकर, यानी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा आती है उसको 100 ppm का घोल बनाना है, और घोल बनाने के बाद बीजों को से उपचारित कर देना है। और उपचारित करने के बाद किससे उपचारित करेंगे, राइजोबियम कल्चर से भी बीजों को उपचारित करते हैं। लिखो, मोठ की शुद्ध फसल के लिए
मोठ की शुद्ध फसल के लिए कितना किलोग्राम बीज? 8 से 10 किलोग्राम बीज। शुद्ध फसल के लिए 10 किलोग्राम बीज तथा मिश्रित फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज। यानी शुद्ध फसल के लिए कहने का मतलब उसमें कोई बीज नहीं मिलाते, उसके लिए तो 10 किलोग्राम, और मिश्रित फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई करने से पूर्व, आगे लिखो, बीजों की बुआई करने से पूर्व स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm, ppm का मतलब होता है बेटा पार्ट पर मिलियन, 100 ppm का घोल बनाकर बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। का घोल बनाकर बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। उसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीजों का उपचार कर देना चाहिए। यानी मोठ की शुद्ध फसल के लिए 10 किलोग्राम, मिश्रित फसल के लिए कितना? 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई करने से पूर्व कौन सी दवा? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा 100 ppm का घोल बनाना है। ppm का मतलब होता है बेटा पार्ट पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट पर मिलियन का घोल बनाना है और बीजों को उपचारित कर देना है। उसके बाद हमें राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर देना है। ये पढ़ लिया अपन ने बीज दर एवं बीजों उपचार। अब पढ़ेंगे बुआई का समय। अब जो मोठ की बुआई है वो कब करते हैं? यानी मोठ की बुआई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। कब तक कर देनी चाहिए? 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। और मोठ में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं? 15 सेंटीमीटर रखते हैं। लिखो, बुआई का समय एवं विधि। लिखो, बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि लिखो। इसमें मोठ की बुआई वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही मोठ की बुआई वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही या 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। यानी जैसे बारिश प्रारंभ हो यानी कि 15 जुलाई तक, वर्षा प्रारंभ होते ही या 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। मोठ में कतार से कतार की दूरी,
कतार से कतार की दूरी, यानी कहने का मतलब लाइन से लाइन, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 45 सेंटीमीटर। वह पौधे से पौधे की दूरी, वह पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये हो गया बुआई का समय एवं विधि। यानी जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो मोठ की बुआई कर दो, यानी 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। मोठ में कतार से कतार की दूरी क्या है बेटा? 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी क्या है? 15 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये स्पेसिंग रखते हुए हमें क्या कर देनी चाहिए? फसल की बुआई कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे बुआई का समय एवं विधि के बाद में पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे, सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें नाइट्रोजन कितना कम क्यों डाला जाता है? नाइट्रोजन कम इतना क्यों डाला जाता है? खाद्यान्न क्रॉप में नाइट्रोजन अधिक क्यों डाला जाता है? इसका रीजन है बेटा, जो दलहनी क्रॉप्स है इनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? यानी जो दलहनी क्रॉप्स है इनकी जड़ों में राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? राइजोबियम ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? राइजोबियम ग्रंथियां। और ये जो ग्रंथियां होती हैं वे वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, और क्या नाम से? ये किसको प्रदान करती है? ये पौधे को प्रदान करती है नाइट्रोजन। इसलिए इसमें नाइट्रोजन यूरिया देने की आवश्यकता बहुत कम होती है। क्या होती है? यूरिया देने की आवश्यकता न के बराबर आवश्यकता होती है। इसलिए देखो इसमें भी मोठ में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन व 30 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम नाइट्रोजन व 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। ये हो गया खाद एवं उर्वरक। खाद उर्वरक के बाद में पढ़ेंगे बेटा अपन निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे? निराई गुड़ाई। अब निराई गुड़ाई में क्या होगा? यानी अपन फसल की बुआई करेंगे उसके 25 से 30 दिन बाद। कितने दिन बाद बेटा? 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल देंगे। यानी और दूसरी बात, जहाँ पे निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है, यानी जहाँ पे पानी वाला क्षेत्र है उसमें निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होगा, उसमें क्या करते हैं अपन? एक बेसालीन के नाम की एक दवा आती है, उसकी 1 लीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर 1 kg मात्रा 100 लीटर पानी में घोल के और बुआई के तुरंत पश्चात क्या कर देते हैं? छिड़काव कर देते हैं। अब लिखो इसमें निराई गुड़ाई। निराई देखो इसमें फसल की बुआई करने के 25 से 30 दिन बाद, कितने दिन बाद? 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। यानी कितने दिन बाद? 25 से 30 दिन बाद। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए, किसके लिए? रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बेसालीन 1 kg मात्रा, कितनी kg मात्रा?
बेसालिन की 1 kg मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर, इसमें 100 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत पश्चात छिड़काव कर देना चाहिए। यानी निराई गुड़ाई जब अपन फसल की बुआई कर देंगे उसके 25 से 30 दिन बाद क्या करना है, निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना है। यानी और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए, किसके लिए, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए एक बेसालिन नाम की दवा आती है। इसकी 1 kg मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं बेटाओ, छिड़काव कर देते हैं। अब पढ़ेंगे निराई गुड़ाई के बाद में पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण। अब पादप संरक्षण के अंदर क्या आता है बेटाओ, कीट आते हैं। क्या आते हैं, कीट भी आते हैं और रोग भी आते हैं। देखो इसमें कातरा, कौन कौन से कीट लगते हैं वो लिख लो। कातरा, एक लगता है चित्ती जीवाणु रोग, कातरा है, चित्ती जीवाणु रोग है। और एक क्या नाम से पीत सिरा मोजाइक रोग है। कातरा, चित्ती जीवाणु रोग, पीत सिरा मोजाइक रोग, पीत सिरा मोजाइक रोग। और क्या नाम से जड़ गलन, यानी कातरा है, चित्ती जीवाणु रोग है और पीत सिरा मोजाइक रोग है और जड़ गलन है। इनकी जो रोकथाम है वो किसकी तरह है, जो उड़द की फसल में अपन ने पढ़ा था। कौन सी फसल में, उड़द की फसल में, उनकी तरह इनका क्या है बेटाओ, रोकथाम है। देखो की रोकथाम उड़द की फसल की तरह है। यानी ये जो आपको मैंने उड़द में पढ़ाया था एज इट इज, इनकी रोकथाम उनके द्वारा ही होगी। जो रोकथाम मैंने उड़द में लिखाई थी वही रोकथाम इसके अंदर कातरा कीट जैसे चित्ती जीवाणु रोग, पीत सिरा मोजाइक रोग और जड़ गलन में जो उड़द में अपन ने मैंने रोकथाम लिखाई थी रोगों में, वही रोकथाम आपको इसमें पढ़नी है। किसमें, मोट के अंदर पढ़नी है। अब पढ़ेंगे बेटा कटाई एवं मंडाई। क्या पढ़ेंगे, कटाई एवं मंडाई। कटाई एवं मंडाई में क्या होता है, जब मोट की फसल अक्टूबर नवंबर के प्रथम सप्ताह में, इसमें जो मोट की फसल है वो अक्टूबर नवंबर के प्रथम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है। और जब फलियां पीली और भूरी पड़ जाएं तब फसल की क्या कर लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। लिख लो इसमें, मोट की फसल कौन से माह में, अक्टूबर या नवंबर के प्रथम सप्ताह में। अक्टूबर या नवंबर के प्रथम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है। जब फलियां पीली एवं भूरी पड़ जाए,
तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए, फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। यानी मोठ की फसल कौन से माह में? अक्टूबर नवंबर के प्रथम सप्ताह में पककर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। जब फलियां पीली और भूरी पड़ जाए तब अपने को फसल की क्या कर लेनी है? कटाई कर लेनी है। अब पढ़ेंगे उपज। उपज पढ़ लो बेटा। उपज यानी जो मोठ होती है उसकी उन्नत किस्मों से 6 से 8 क्विंटल तथा 8 से 10 क्विंटल सूखा चारा, यानी देखो मोठ की उन्नत किस्मों से कितने क्विंटल दाना? 6 से 8 क्विंटल दाना, 6 से 8 क्विंटल दाना तथा 8 से 10 क्विंटल तथा 8 से 10 क्विंटल सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। सूखा चारा प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। ये हो गया बेटा आपकी मोठ की क्रॉप कंप्लीट। मोठ का वैज्ञानिक नाम बताओ? विग्ना एकोनिटिकोलिया। मोठ का कुल क्या है? फेबेसी है। मोठ का उत्पत्ति स्थान भारत है। मोठ का महत्व क्या पड़ा? यानी मोठ को क्या नाम से? 18 से 22.5% प्रोटीन और क्या नाम से? बीकानेरी भुजिया के नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध है। मोठ को क्या नाम से? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर में उगाया जाता है। मोठ का जो सूखा चारा है पशुओं के लिए स्वादिष्ट एवं लाभदायक होता है। उसके बाद में जलवायु पड़ी। मोठ के लिए गर्म एवं उष्ण शुष्क जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। मोठ के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। उसके बाद में अपन ने मृदा पढ़ी। मृदा में क्या पढ़ा? यानी जल निकास युक्त दोमट या बलुई दोमट मृदा क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके बाद में अपन ने वो बीज दर एवं बीज उपचार पढ़ा। मोठ की शुद्ध फसल के लिए 10 किलोग्राम और मिश्रित फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम। बीज उपचार किससे करेंगे? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक की दवा से करेंगे। फिर उसके बाद में पढ़ने बुआई का समय विधि पड़ी। बुआई का समय क्या है? यानी वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही यानी फिर क्या नाम से 15 जुलाई तक बुआई कर देनी चाहिए। फिर इसके बाद में पढ़ने इसकी जो कतार से कतार की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी क्या है? 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में पढ़ने पड़ा खाद एवं उर्वरक। खाद उर्वरक में क्या पड़ा? 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना है। उसके बाद में पढ़ने निराई गुड़ाई पड़ी। निराई गुड़ाई में क्या नाम से 25 से जब फसल की बुआई करेंगे उसके 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। और क्या नाम से जहाँ पे रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बैसालिन 1 kg मात्रा 100 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर के दर से हमें क्या करना है? छिड़काव करना है। फिर उसके बाद में पढ़ने पड़ा बुआई का समय। उसके बाद में सिंचाई बेटा नहीं पड़ी, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। इसमें अपने को 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। लिख लो सिंचाई, लास्ट में सिंचाई नहीं पड़ी, सिंचाई लिख लो बेटा। सिंचाई भूल गए, लिख लो सिंचाई। वर्षा न होने पर 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई के बाद में अपन ने क्या नाम से सिंचाई के बाद में निराई गुड़ाई पड़ा। उसके बाद में पादप संरक्षण में कातरा है, चित्ती जीवाणु रोग है, पीत सिरा मोजाइक रोग है, जड़ गलन है। इन सभी के बारे में इनकी जो रोकथाम है वो मैंने उड़द के अंदर पढ़ाया था। उड़द के अंदर इनकी रोकथाम, आपको उड़द से इनकी रोकथाम पढ़नी है। उसके बाद में कटाई मंडाई यानी अक्टूबर नवंबर के प्रथम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है। उपज की बात करें तो 6 से 8 क्विंटल दाना और 8 से 10 क्विंटल क्या प्राप्त होती है? हमें सूखा चारा प्राप्त होता है। आज की वीडियो में हमारी
इसी क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में अपन क्या नाम से अरहर की क्रॉप पढ़ेंगे। किसकी क्रॉप पढ़ेंगे बेटाओ? अरहर की क्रॉप पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।